तो हमारा टॉपिक चल रहा था रेस्पिरेशन इन प्लांट। आज का मोटिवेशनल कोट है 5 चीजें अभी से छोड़ दो अगर जीवन में कामयाब होना है। क्या? सबको खुश रखना, कोई ना कोई नाराज हो जाएगा। सारी पार्टीज अटेंड करोगे, सिलेक्शन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, सोचोगे कि हाँ कोई आपके लिए बहुत ज्यादा सोच रहा होगा तो कोई नहीं। फास्ट में जिंदगी जीना, जो हो गया वो छोड़ दो। अपने आप को किसी से कम आंकना, नहीं तो डिप्रेशन में चले जाओगे। बहुत ज्यादा सोचना, ओवर थिंकर, हाइपर टेंशन में चले जाओगे। ठीक है ना? इसलिए ये 5 चीजें छोड़ दो, लाइफ एकदम झमाझम। कैसी? झमाझम। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज से एनर्जी निकालना। ग्लूकोज से एनर्जी निकालने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में हमें मिलेगी, और इस ऊर्जा का उपयोग हम लोग किसी न किसी काम में करेंगे जो कि डेली रूटीन में होते हैं, जैसे बोलना, सोचना, समझना। चूंकि प्लांट की बात चल रही है तो प्लांट भी बहुत सारे काम करता है जिसके लिए उसे ऊर्जा यानी एटीपी की आवश्यकता होती है। तो पौधे को भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। दुनिया में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके लिए एनर्जी की जरूरत ना पड़े। मैंने आपको बताया था सबसे पहले चलेगी ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, 6 कार्बन के कंपाउंड से 3 कार्बन के कंपाउंड में बदलेंगे। 3 कार्बन के कंपाउंड का नाम क्या है? पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड जो होता है, अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करने लगेगा, जिसको हमने बोला था रफली फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन 2 प्रकार का हमारे सिलेबस में था। पहला ईस्ट में कराया था तो अल्कोहल बना था, साथ में CO2 निकली थी। दूसरा कराया था हम लोग ने कहां पे? कुछ बैक्टीरिया और हमारी मसल में। हमारी मसल कौन सी मसल में? स्केलेटल या फिर स्मूथ मसल में? स्केलेटल यानी कंकाल पेशियों में किया था वहां पे। और लैब नाम के बैक्टीरिया में बना था लैक्टिक एसिड। तो 2 प्रकार के फर्मेंटेशन होते हैं, किसमें CO2 नहीं निकलता? लैक्टिक एसिड में। किसमें CO2 निकलता है? अच्छा, क्यों क्यों कराया था हमने फर्मेंटेशन? कराने का कोई विशेष एम? एनर्जी निकालना तो एम नहीं था। एम क्या था? रिड्यूस कोएंजाइम को ऑक्सीडाइज कर देना। रिड्यूस कोएंजाइम का नाम NADH2। और इसे ऑक्सीडाइज करेंगे तो किसमें बदल जाएगा? NAD+ में। तो ये मेन पर्पस था, बाकी इसका कोई मेन पर्पस नहीं था। कितने परसेंट से भी कम ऊर्जा जनरेट हो पाई? लेस देन 7%। लेस देन 7% से भी कम ऊर्जा जनरेट हो पाई। सारी बातें क्लियर? आज हम करेंगे इसके आगे की साइकिल। आज इसके आगे की साइकिल चलते हैं और उसका नाम होगा लिंक रिएक्शन। बताओ टोटल कितने स्टेप होते हैं? 4। पहला ग्लाइकोलिसिस जो फिनिश हो गई है, दूसरा लिंक रिएक्शन, तीसरा क्रेब्स साइकिल, और चौथा TTS। तो आज की साइकिल का नाम है लिंक रिएक्शन। हम लोग करने जा रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी ऑक्सीजन। हम लोग कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन। अब हमारे पास क्या होगा? हमारे पास है ग्लूकोज, 6 कार्बन का कंपाउंड है। हमने ग्लाइकोलिसिस करा दी। कहां पर होती है? साइटोप्लाज्म यानी सेल के कोशिका द्रव्य में। अब इसके बाद 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बन चुके हैं। नाम है PGA, सॉरी पायरुविक एसिड। नाम है पायरुविक एसिड। फार्मूला है CH3COCOH। ये फार्मूला है। कार्बन की संख्या दिख रही है 1 2 3, यानी 6 कार्बन का कंपाउंड था, 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बन चुका है हमारे पास। ये सबको अच्छे से पता है।
अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता था तो इसी से या तो लैक्टिक एसिड बन गया था और या तो क्या बन गया था, एथिल अल्कोहल प्लस CO2, राइट। उसी को हम फर्मेंटेशन कहते थे, क्लियर। लेकिन अब हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होना है, अब ऑक्सी श्वसन होना है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में श्वसन होना है। मतलब अब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा कि इनकम्प्लीट, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं, इस रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिसके लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, जिसके लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, ठीक है ना। और ये प्रोसेस, एरोबिक प्रोसेस कहां चलती पता है? एरोबिक प्रोसेस या एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। इंपॉर्टेंट बात, माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है और यहीं पर O2 प्रेजेंट होता है। यानी हम कह सकते हैं कि पायरुविक एसिड को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। भाई अभी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना है, तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना है तो ये पार्शली ऑक्सीडाइज हुआ है कि कंप्लीटली? याद करो, पार्शली ऑक्सीडाइज हुआ है। अभी हमें इसे कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कराना पड़ेगा, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो देखो क्या लिखा है, पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म में है ना अभी कहां है देखो, देख के बताओ। साइटोप्लाज्म में कहां ले जाना पड़ेगा? पायरुविक एसिड को साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाकर कंप्लीट ऑक्सीडाइज कराएंगे। और मेरी बात ध्यान से सुनना, रुक जाना, अभी नोट करने का टाइम दिया जाएगा, अभी रुकना। ये है CH3COCOOH, दैट इज पायरुविक एसिड। कार्बन की संख्या आप अच्छे से जानते हो, 3 कार्बन का कंपाउंड है। ये साइटोप्लाज्म से चला गया यहां पे, कहां चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। यही इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे, यहीं पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, यहीं पे O2 प्रेजेंट होता है। ये इसका लिक्विड पार्ट कहलाता है क्या? मैट्रिक्स। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को PMS कहते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्पेस, ठीक है। यहां अंदर होता है F1 पार्टिकल, आपको पता होगा, ये होता है जो धसा है F0, जो उभरा हुआ है F1, दोनों को मिला के बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल। इस लिक्विड का नाम कहलाता है मैट्रिक्स, सॉरी बता चुका हूं, लिक्विड का नाम है मैट्रिक्स। इतनी बात क्लियर? अभी ये साइकिल चल रही थी साइटोप्लाज्म में, ये प्रवेश कर रहा है अंदर, ये प्रवेश कर जाएगा अंदर, पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म से अंदर आ गया और यहीं पे सारी साइकिलें चलने वाली है। यहां पे कौन सी साइकिल चलेगी? पहले चलेगी यहां पर हम पायरुविक एसिड को ले जाके कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कराएंगे कि इनकम्प्लीट? क्या बोला था मैंने? कंप्लीट कराएंगे। इसके जितने हाइड्रोजन है सब निकाल लेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स है सब निकाल लेंगे, क्योंकि उसके पास ऊर्जा है। भाई जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो ऊर्जा निकलेगी कि नहीं निकलेगी? जब कोई भी बॉन्ड तोड़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसमें ऊर्जा भरी होती है, वो ऊर्जा निकलेगी कि देनी पड़ेगी?
ऊर्जा निकलेगी। जब भी बॉन्ड ब्रेक डाउन करेंगे तो एनर्जी जनरेट होगी। इस एनर्जी को हम धीरे धीरे क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। इस एनर्जी को क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इन माइटोकॉन्ड्रिया दो काम करेंगे। सबसे पहले CH3COOH के सभी हाइड्रोजन एटम को निकाल लेंगे। और अगर हाइड्रोजन एटम निकल गया, सोचो हाइड्रोजन निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, निकल गया हाइड्रोजन एटम। जब हाइड्रोजन एटम निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन कितने बचे, जरा आप केवल कार्बन देखो कितने बचे। तो हर कार्बन किस रूप में निकलेगा, CO2 के रूप में। तो कितने CO2 रिलीज हो जाएंगे, 3 CO2 रिलीज हो जाएंगे, निकाल लेंगे। और बचे हुए कार्बन व ऑक्सीजन 3 CO2 के रूप में, 3 CO2 के रूप में बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। ये काम माइटोकॉन्ड्रिया में कहां कराएंगे, यहां कराएंगे। कहां कराएंगे, मैट्रिक्स में। तो मैं लिख रहा हूं, बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, पायरुविक एसिड को बारी बारी तोड़ेंगे। पायरुविक एसिड के हाइड्रोजन को धीरे धीरे तोड़ेंगे। जो हाइड्रोजन निकलेगा उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि उसमें ऊर्जा है। ऊर्जा बेकार नहीं होने देना है, ऊर्जा ही का तो सारा खेल है। एनर्जी को हमें जनरेट जो हो रही है उसे पकड़ लेना है। किस रूप में पकड़ना है, हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन भी होंगे पर अभी हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। सारे हाइड्रोजन को हम पकड़ लेंगे, पकड़ेंगे तब जाके NADH को हाइड्रोजन दोगे तो किसमें बदल, NAD+ को दोगे तो किसमें बदल जाएगा, NADH2 में। FAD+ को दोगे तो किसमें बदल जाएगा, FADH2 में। बोलो बदलेगा कि नहीं बदलेगा। चलो यहाँ बना देते हैं, हिंट दे देते हैं। ये मानो हमने हाइड्रोजन निकाला, इन कंपाउंड से हाइड्रोजन निकला, इस कंपाउंड से हाइड्रोजन निकला। तो ये हाइड्रोजन एटम जो है हम दे देंगे किसको, ये इसको दे देंगे NAD+ को। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, हाइड्रोजन भी निकलेगा, हम इसको दे देंगे। इट विल कन्वर्ट इनटू NAD+ विल कन्वर्ट इनटू NADH2। बोलो, फिर और निकलेगा तो हम दे देंगे इसको FAD+ को। वो बदल जाएगा किसमें, हाइड्रोजन, और इलेक्ट्रॉन इसको भी दे देंगे तो ये बदल जाएगा, बताओ FADH2। अब बताओ इनके अंदर ऊर्जा आ गई कि नहीं आ गई। इसलिए ये क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एनर्जी की डायरेक्ट एनर्जी। हम इनडायरेक्ट एनर्जी बनाएंगे, इनडायरेक्ट ATP लिख दूं। ये भी कैसा है, इनडायरेक्ट की डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ATP। इनको हम बाद में डायरेक्ट में बदल लेंगे। तो बताओ जो भी पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन निकलेंगे उनके अंदर ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनके अंदर ऊर्जा है। इस ऊर्जा को अपन क्या करेंगे, NAD+ को दे देंगे। NAD+ इस ऊर्जा को लेकर के हाई एनर्जी कंपाउंड में बदल जाएगा। नाम बताओ, NADH2। FAD+ हाई एनर्जी कंपाउंड में बदल गया, नाम बताओ FADH2। कोई डाउट। और जो CO2 और CO2 और ऑक्सीजन बची वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाएगी। बताओ कितने कार्बन थे तो कितने CO2 निकलेंगे, 3 CO2 निकल जाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक। और ये प्रक्रिया हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में कहां चलेगी, मैट्रिक्स में। इसका साइट है मैट्रिक्स। ये प्रक्रिया हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलेगी। ये प्रक्रिया हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के कहां चलेगी, मैट्रिक्स में चलेगी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बिल्कुल चल रहा हूं। एनसीईआरटी की लाइनें हैं पर उसमें इतना एक्सप्लेनेटरी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना, जानते हो एनसीईआरटी इज अ रेफरेंस बुक ओनली, है ना, टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस भी नहीं बोलना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। अब सेकंड काम क्या करेंगे, जो ऊर्जा भरी हुई है उसको निकालो भाई।
ऊर्जा कहां भरी हुई है? हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स के रूप में। बताओ, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स के रूप में। उन एनर्जी को डायरेक्ट एटीपी में बदलो, इनडायरेक्ट एटीपी को डायरेक्ट एटीपी में बदलो, यानी रिड्यूस को एंजाइम को वापस से क्या करो? ऑक्सीडाइज। ठीक है, सेकंड काम क्या करेंगे? सेकंड काम ये करेंगे, इनडायरेक्ट एनर्जी जो NaDH2 व FADH2 में स्टोर है, उसे एटीपी के रूप में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव क्या बोलेंगे? फास्फोराइलेशन कहेंगे। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अब देखो यहां हो क्या रहा है, अपने पास क्या था? NaDH2 और क्या था? FADH2। इनसे निकालो हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन निकालो, इनसे निकालो हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन निकालो, भेज दो ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और जब भी कभी ETS की बात करते हैं तो याद करो, हम लोग ने एक थ्योरी पढ़ी थी, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस या थ्योरी, है ना? हाइपोथेसिस बोलते थे वैसे। ये हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करती है कि एटीपी कैसे बनता है, और मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। अब ETS करता क्या है? ETS यहां पर जो ऊर्जा है और जो यहां ऊर्जा है उसको रन कराएगा। रन कराने के बाद ये क्या करेगा? इससे सारी ऊर्जा निकाल लेगा और किसको दे देगा? ADP प्लस IP को क्या बना देगा? ATP। ये देखो एनर्जी बन गई। जो ऊर्जा हमने यहां से निकाली, इनडायरेक्ट एनर्जी से जो ऊर्जा निकाली, जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के अंदर भरी थी, उन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को निकाल करके ETS भेज दिया। और जब ETS भेजेंगे तो कभी भी बताया था कि ETS इज द ATP फैक्ट्री, ETS इज द ATP मिल, ETS इज द ATP सिंथेसिस पॉइंट, है ना? ATP फैक्ट्री, ATP मिल, ATP सिंथेसिस पॉइंट। तो देखो, जब भी कभी ETS से गुजारना तो ATP जरूर बन जाएगा। और इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था केमी ऑस्मोसिस थ्योरी द्वारा या हाइपोथेसिस द्वारा। फाइनली क्या होगा? अब आपके पास जो हाइड्रोजन आयन है और जो इलेक्ट्रॉन है, पहले ये हाई एनर्जी थे ना? पहले ये हाई एनर्जी थे कि नहीं? बोलो भाई, क्योंकि इनके पास ऊर्जा भरी हुई थी। और ये ऊर्जा निकली कहां से थी? पायरुविक एसिड से। बोलो, ये देखो, ये ऊर्जा कहां से निकाली थी? अभी तो यूज तो कहीं करी नहीं है, यूज तो किया नहीं है ना। यूज नहीं किया तो ये वही ऊर्जा भरी हुई है, हाई एनर्जी है। और जब आप बताओ, अब ऊर्जा निकाल ली गई, इसको दे दी गई, तो बताओ ये कैसे हो गए? ये कंपाउंड, ये कंपाउंड हो गए कैसे? लो एनर्जी वाले, लो एनर्जी वाले कंपाउंड हो गए। अब यहां बैठा हुआ था इलेक्ट्रॉन, सॉरी, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर कैसे पता चलेगा? एटम फॉर्म में लिखा होता तो O लिखा होता। हाफ O2 लिखने का मतलब है क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर O लिखते तो एटॉमिक फॉर्म में होता। मॉलिक्यूलर फॉर्म और एटॉमिक फॉर्म में अंतर समझ पा रहे हो ना? व्हाट इज दिस? और ये क्या है? समझ में आई बात? तो यहाँ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूज होती है कि एटॉमिक? हमारे वायुमंडल में मॉलिक्यूल के फॉर्म में कि एटम के फॉर्म में? मॉलिक्यूल के एटम, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। आधी मॉलिक्यूल यूज होगी, आधी मॉलिक्यूल यूज होगी तो यहाँ पे एक कंपाउंड बन जाएगा, एक कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा? जरा देखो, आपको पता लग रहा होगा क्या बन गया। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन या ETS। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ETS। या तो ETS का फाइनल प्रोडक्ट बोलो, और यहीं पे रेस्पिरेशन भी खत्म हो रहा है। और रेस्पिरेशन, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन।
अब एक क्वेश्चन पूछा था, लास्ट इलेक्ट्रॉन और लास्ट हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज, बताओ सबसे लास्ट में किसने पकड़ा? लास्ट प्रोडक्ट ये बना, पर लास्ट में इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन कौन पकड़ेगा? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को पकड़ा नहीं जाएगा, और अगर नहीं पकड़ा जाएगा तो एटीपी भी नहीं बनेगी। फिक्स है। अगर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को कोई पकड़ने वाला ऑक्सीजन नहीं होगा तो एटीपी की सिंथेसिस नहीं होगी, बिकॉज ये प्रोसेस और ये प्रोसेस कपल्ड है। कपल्ड समझते हो ना? तुम ये कहता है तुम ये नहीं करोगे तो हम ये भी नहीं बनाएंगे, सही है ना? मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं तो क्या नहीं बनेगी? एटीपी नहीं बनेगी, और सारी एनर्जी व्यर्थ हो जाएगी। समझ में आई बात? बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन और लास्ट हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज, एक्सेप्टर इज बोलो ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर के एटॉमिक, बार बार पूछ रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात है। और ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन के बिना प्रोसेस नहीं हो सकती, ऑक्सीजन के बिना एटीपी नहीं बनेगा। तो रोल ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल कि नॉन वाइटल? वाइटल कि नॉन वाइटल? वाइटल का मतलब जिसके बिना जीवित नहीं रह सकते। अब बताओ ऑक्सीजन के बिना जीवित रह पाएंगे क्या? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा एटीपी नहीं मिलेगी, एटीपी नहीं मिलेगी, मर जाएंगे, पौधा मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। बिना एनर्जी के क्या कोई जीव जिंदा रह सकता है? नहीं 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 नहीं, सही है ना? एनर्जी चाहिए ही चाहिए, इसलिए बिना एनर्जी के कोई जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के बिना एटीपी नहीं बनेगा। एंड दिस इज दैट इज व्हाई द रोल ऑफ O2 इज वाइटल की नॉन वाइटल। एनसीईआरटी की लाइन है, सारी लाइनें एनसीईआरटी की है, बल्कि कुछ अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट की गई है। अब देखो पहले वाली प्रोसेस तो कहां चल रही थी, तो ये प्रोसेस भी कहीं ना कहीं रन करेगी, ये प्रोसेस रन करती है यहां पर। कहां काम करेगी? ईएमएम, यानी ईटीएस कहां चलता है? आईएमएम। आईएमएम यानी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फोल्डेड हो जाती है तो उसी को बोलते हैं क्या? क्रिस्टा, या तो क्रिस्टा में चलेगी, राइट? तो ये प्रोसेस कहां चलेगी, नोट कर लेते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ना दिया हो तो क्रिस्टा, ना दिया हो तो क्रिस्टा। इज दैट क्लियर? अब ये बात मैंने कहां से बोली? ये बात मैंने यहां से आपको बताया। देखो क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या ओपन है? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ओपन है, ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं हम? एरोबिक रेस्पिरेशन कराने के कगार पे आ गए हैं। कहां पे होगी? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, मतलब पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट होकर के साइटोप्लाज्म से कहां घुस गया है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये स्टेप बड़ी क्रूशियल होगी, क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होगी ये रिएक्शन। क्या? नंबर 1, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे कि इनकम्प्लीट? अब ग्लूकोज ना बोल के पायरुविक एसिड क्यों बोला? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस हो चुकी है, मैंने भी लिखा है पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे। कराएंगे कि नहीं? पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे, स्टेप बाय स्टेप कराएंगे क्या ऐसे ही? स्टेप बाय स्टेप, और निकालते जाएंगे। क्या निकालेंगे? जितने भी हाइड्रोजन एटम है सब निकाल लेंगे। अब जो बचेगा क्या बचेगा? 3 मॉलिक्यूल CO2, वो छोड़ देंगे, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। याद आया? कौन सी गैस हम लेते हैं, कौन सी निकालते हैं? तो CO2 कहां से निकली पता चला? ग्लूकोज की जो CO2 थी वो पायरुविक एसिड में बदल गई थी, कार्बन, और ग्लूकोज का जो कार्बन था पायरुविक एसिड में था, उसी कार्बन को ऑक्सीडाइज करके CO2 निकाली जाती है। अच्छा बताओ एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बने? 2। तो एक पायरुविक एसिड से कितने CO2 निकल रहे हैं? तो बताओ एक ग्लूकोज से कितने निकलेंगे? 6, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बन रहे हैं। एक पायरुविक एसिड से 3 CO2, तो 2 पायरुविक एसिड से 6 CO2 निकलेगा। बोलो
कंफर्म है? इसलिए आप खुद बताओ, हम 6 O2 लेते हैं और 6 CO2 निकालते हैं, यही तो है इक्वेशन, तो आपने देखा था, ठीक है ना? चलो ये बात क्लियर हुई। ये प्रोसेस कहां चलेगी अभी देखना, कहेगा अलग से, कहेगा नीचे कह रहा है, हमने तुरंत वही बता दी। अब क्या कह रहा है, पासिंग द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज द पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन को पास किया जाएगा, यानी ईटीएस की बात कर रहा है, तो हाइड्रोजन निकाल लेंगे, हाइड्रोजन निकाल करके, इलेक्ट्रॉन निकाल करके किसको दे देंगे, मॉलिक्यूलर O2 को। और इस समय साथ ही देखो कह रहा है O2 होगा, उसके साथ ही साथ क्या एटीपी बनेगा, मतलब O2 नहीं तो एटीपी की सिंथेसिस भी नहीं। मतलब द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल कि नॉन वाइटल, जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि नहीं है, बिना ऑक्सीजन के क्या एटीपी की सिंथेसिस होगी, इसीलिए इसका नाम पड़ा था ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन लिखा है मैंने अभी, ठीक है ना? इसका पर्पस था इनडायरेक्ट ऊर्जा को डायरेक्ट ऊर्जा में बदलना। और ये प्रक्रिया कहां चलेगी, ये प्रक्रिया कहां चलेगी, बोलो कहां चलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया के किस स्थान पे, आईएमएम, आईएमएम का पूरा नाम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, नहीं तो क्रिस्टा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन नहीं तो क्रिस्टा। अब देखो क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहली प्रोसेस, पहली मतलब ये वाली हमने लिखा दिया था, ये कहां चलेगी, मैट्रिक्स में। इंपॉर्टेंट बात ये कि जो पहली वाली प्रोसेस थी ऊपर वाली, वो कहां चल रही थी, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि जो दूसरी वाली प्रोसेस थी जिसमें ऑक्सीजन यूज हो रही थी, वो कहां चल रही थी, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आईएमएम बोलते हैं, या क्रिस्टा, ठीक है ना? अब चलो यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, क्या क्या समझे, एक बार फाइनली फिर बोलेंगे हम पढ़ रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, हमारे पास बन चुका है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। इस रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, इसके लिए O2 की नीड होगी। ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है क्योंकि वहीं पर O2 अवेलेबल होता है, पायरुविक एसिड को साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाकर के कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कराएंगे, ठीक है ना? फिर मैंने बताया ये देखो अंदर घुस रहा है, अंदर घुसने के बाद मैट्रिक्स में पहुंचा, मैट्रिक्स में क्या हुआ, मैट्रिक्स में पहली घटना होगी जिसमें हम बारी बारी सारे हाइड्रोजन को निकाल लेंगे, और सारे हाइड्रोजन को निकालने के बाद जो कार्बन बचेगी, जो ऑक्सीजन बचेगी, उसको 3 CO2 के रूप में निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना? के सभी हाइड्रोजन एटम को निकाल लेंगे और बचे हुए कार्बन व ऑक्सीजन 3 CO2 के रूप में बाहर आ जाएगा, 3 CO2 के रूप में बाहर आ जाएगा, ठीक है? और कहां चला जाएगा बाहर आके, टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। और मैंने बोला निकालने के बाद वो फ्री थोड़ा ना रहेंगे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, किसी को दे दो, किसको दोगे, NAD को, और फिर ले लेंगे बाद में, जब हमें इनसे ऊर्जा निकालनी होगी तो ले लेंगे, ठीक है? FAD को दे दो, फिर जब ऊर्जा निकालनी होगी ले लेंगे। अब इनमें जो ऊर्जा है उसको निकालने वाली बारी आई, इसमें जो ऊर्जा भरी हुई है वो निकालने के लिए इसका हाइड्रोजन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ETS में भेजेंगे, ETS क्या करेगा, इससे एनर्जी निकाल लेगा, लेकिन ये एनर्जी तभी निकलेगी जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगा। ये ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी और इसका निकलना साइमल्टेनियसली होता है, मैंने अभी पढ़ा था, फोकस किया था। और अगर ऑक्सीजन नहीं तो एटीपी भी नहीं बन पाएगा, राइट? यानी द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल कि नॉन वाइटल। अब फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर, ठीक है ना? फाइनल इलेक्ट्रॉन और फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज, फाइनल इलेक्ट्रॉन और फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज हाँ O2, मॉलिक्यूलर O2 की एटॉमिक O2, मॉलिक्यूलर की एटॉमिक, मॉलिक्यूलर O2। तो ये लिख दिया मैंने, इसके बिना जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। इज दैट क्लियर, समझ में आई बात? तो पहला पेज नोट हो गया, दूसरा पेज भी नोट कर लीजिए जल्दी से। तो ये पेज भी आपने नोट कर लिया, यानी आपका पेज 1 नोट हो गया, ये पेज 1, फिर पेज 2 नोट हो गया आपका, और फिर पेज 3 भी नोट हो गया। पूरे इस तीनों पेजों में क्या बताया मैंने, बताया पायरुविक एसिड को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करेंगे तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसको किसी को दे देंगे, किसको देंगे, NAD+ को,
और FAD+ को, और ये बदल जाएगा NADH2 और FADH2 में बदल जाएगा, और ये एनर्जी को स्टोर किए हुआ है, इसलिए इनडायरेक्ट एनर्जी बोला था कि डायरेक्ट एनर्जी। और इसी से ऊर्जा निकालेंगे। अब हम निकालने के लिए इसे कहां ले जाएंगे? ETS कहां चलती है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। वहां पर इससे जब ऊर्जा निकाल लेंगे तो ये एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। एग्जॉस्टेड मतलब लो एनर्जी वाले। अब इस लो एनर्जी को कौन ले लेगा फाइनली? अगर ऑक्सीजन नहीं तो इधर ATP भी नहीं बनेगा। सो द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल कि नॉन वाइटल? वाइटल। ठीक है ना, ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे कि प्रक्रिया चल कैसे रही है, रन कैसे कर रही है। चलिए, हमारे पास पायरुविक एसिड डिटेल में चल रहे हैं। पहले हम कहां पे पढ़ेंगे प्रक्रिया? पहले कहां पढ़ते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस प्लेस पे? इन मैट्रिक्स। हम लोग कहां पे हैं? मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में दो रिएक्शन चलेगी, एक को बोलेंगे लिंक रिएक्शन जो अभी चलने जा रही है, और एक को बोलेंगे क्या? क्रैच साइकिल। पहले कौन सी चलेगी? पहले हम लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे, तो हम आपको हेडिंग डाल देते हैं लिंक रिएक्शन। ठीक है ना। पायरुविक एसिड आया, फार्मूला बताइए, CH3COCOH। दो कंपाउंड है हमारे पास, कोई डाउट नहीं है, 3 कार्बन का कंपाउंड है। प्लस यहां पर कुछ कोएंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। कोएंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, सेवरल कोएंजाइम्स। NCERT की लाइन है, सेवरल कोएंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। नाम बता देते हैं, NAD+ और एक होती है कोएंजाइम A। कोएंजाइम A, बताओ कितने कोएंजाइम की जरूरत पड़ी? सेवरल। उसमें से एक है NAD+ और दूसरा है NAD+, और यहाँ Mg++ की जरूरत पड़ी, ध्यान देने की बात है। और यहाँ पर एक एंजाइम की भी जरूरत पड़ेगी। ये एंजाइम, एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ऑब्वियस सी बात है, आपको अच्छे से पता है। क्या पता है? अच्छे से पता है कि कहीं भी डिहाइड्रोजिनेज वर्ड आ जाए तो बताओ क्या करेगा? रिमूव हाइड्रोजन। ये रिमूव हाइड्रोजन, ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन हमें हटाना भी है। हाइड्रोजन एटम को निकालना है कि नहीं निकालना? तो डिहाइड्रोजिनेज चाहिए कि डिकार्बोक्सिलेज चाहिए? डिहाइड्रोजिनेज के डिकार्बोक्सिलेज बोलो भाई, है ना। तो इसका मतलब ये देखो, हाइड्रोजन निकालना है, यहां से निकालना है, तो मैं ये कर देता हूं। ये देखो, ये देखो, ये हाइड्रोजन है ना, इनको निकालना है। अब ये हाइड्रोजन निकाल करके यहां से जो हाइड्रोजन निकलेंगे, मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं, ये और ये हाइड्रोजन जो निकलेंगे वो ये पकड़ लेगा। देखो बताया था ना शुरुआत में, ये पकड़ लेगा। कौन पकड़ेगा? हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे NAD+ पकड़ लेगा। ठीक है ना, NAD+ पकड़ लेगा। बताओ NAD+ कितने लगेंगे यहाँ पे? सोच के बताना। जिधर इतने कंपाउंड होते हैं हर चीज डबल डबल। 2 NADPH खर्च होगा, 2 एसिटाइल को एंजाइम में लगेंगे, 2 Mg++ लगेगा, 2 एंजाइम लगेंगे। समझे? क्योंकि 2 सबस्ट्रेट है ना। प्रोडक्ट क्या बनेगा? NAD किसमें बदल जाएगा? NAD बदल जाएगा NADH2 के 2 मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, को एंजाइम A का क्या होगा? ध्यान देना। और यहां पर क्या हो गया? यहां पर ये देखो, एक गैस निकल गई। कौन सी गैस निकल गई? CO2। CO2 निकल रही है, देखो साफ साफ दिख रहा है। प्लस 2 CO2 निकलेगी। क्यों? एक मॉलिक्यूल से एक, तो 2 मॉलिक्यूल से 2। मानते हो ना? चलो अब देखो, जरा सोच कर देखना, ये हाइड्रोजन निकल गया। रुकना, ये वाला हाइड्रोजन मत निकालो, सारे एक साथ नहीं निकालेंगे ना। ये हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया। अब इस कंपाउंड का नाम कभी सुना है? इस कंपाउंड का नाम CH3CO। एसिटाइल ग्रुप सुना है कभी? तो ये एसिटाइल ग्रुप है। ये क्या बचा? एसिटाइल ग्रुप। इसका नाम बता रहे हैं, एसिटाइल ग्रुप। ये एसिटाइल ग्रुप है। ये पूरा कौन सा ग्रुप है? एसिटाइल ग्रुप। ठीक है ना। अब एसिटाइल ग्रुप में क्या हुआ? एसिटाइल ग्रुप में क्या जुड़ गया?
कोएंजाइम ए, तो क्या बन जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या कंपाउंड बनेगा इधर, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। देखो ना, एसिटाइल ग्रुप ये था और ये कोएंजाइम था, इससे जुड़ गया, क्या बन गया, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। 2 मॉलिक्यूल CO2 निकला, 2 मॉलिक्यूल NADH2 बना, 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए बना। अब सर खुद बताओ एसिटाइल कोएंजाइम ए में कार्बन कितने हैं, देखो और बताओ। 2 है ना, एक कार्बन किस रूप में निकल चुका है, तो ये 3 कार्बन के कंपाउंड कितने कार्बन के कंपाउंड में बदल गया, 2 कार्बन का कंपाउंड है। एक कार्बन निकल चुका है, एक कार्बन निकल चुका है, किस रूप में निकल चुका है, CO2 के रूप में निकल चुका है। तो ये क्या देखा आपने, इस तरीके से ये लिंक रिएक्शन खत्म हो गई, इतने स्टेप में खत्म। लिंक रिएक्शन में हमें क्या मिला, लिंक रिएक्शन को लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं, और इसमें हमें क्या मिला। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बात और बताना चाहूंगा, यदि किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन निकले या इलेक्ट्रॉन निकले तो उसका ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। और CO2 निकलने को क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन, बोलते कि नहीं बोलते। तो इस कंपाउंड का इस रिएक्शन का एक और नाम है जो दिख रहा है, देखो CO2 निकल रही है और हाइड्रोजन भी निकल रहा है, इस कंपाउंड से CO2 भी निकल रहा है और हाइड्रोजन भी निकल रहा है। बताओ भाई, CO2 भी निकला है और हाइड्रोजन भी। CO2 निकलने को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, डी कार्बोक्सिलेशन। हाइड्रोजन निकलने को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजनेशन, है ना। लेकिन आप ऐसे मत बोलो, हाइड्रोजन निकलने को ऑक्सीडेशन बोलेंगे, वो वाला बोलो। हाइड्रोजन निकलने को और CO2 निकलने को डीकार्बोक्सिलेशन। तो इस रिएक्शन का दूसरा नाम ये ना लिख दें, लिंक रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज, बोलना ध्यान से बोलना, हाइड्रोजन निकला इसलिए क्या, ऑक्सीडेटिव, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूवल हुआ है। और डीकार्बोक्सिलेशन क्यों बोला, क्योंकि CO2 निकला है। देख लो, बताओ लिंक रिएक्शन का दूसरा नाम, लिंक रिएक्शन का दूसरा नाम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अच्छा, लिंक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, लिंक रिएक्शन, नेम लिंक रिएक्शन, इसलिए दिया गया क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस से किसको जोड़ता है, क्रेब्स साइकिल को ज्वाइंट करता है। बताओ, कोई किसी चीज को लिंक करे तो क्या नाम पड़ेगा, लिंक रिएक्शन। बताओ, व्हाई इट इज नोन एज लिंक रिएक्शन, क्यों बोलते हैं लिंक रिएक्शन, क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस से क्रेब्स साइकिल को जोड़ता है। समझ आई बात, एक बार फिर से देख लो, फाइनली कुछ नहीं है, हमारे पास क्या आया, कहां पे आ चुका है, कौन सी साइकिल प्रारंभ हो गई है, लिंक रिएक्शन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से जोड़ने वाला है। अच्छा, ये 3 कार्बन का कंपाउंड था, यहाँ कुछ कोएंजाइम्स यूज हुए। पहले कोएंजाइम का नाम आप जानते हो, NADH+, दूसरे का नाम कोएंजाइम ए, नाम में ही छुपा है कोएंजाइम ए। Mg++ आयन की जरूरत पड़ेगी और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन निकालना है, इसलिए पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। अब फाइनली क्या बन जाएगा, इसके 2 कंपाउंड इसमें बदल जाएंगे, कोएंजाइम ए इससे रिएक्ट कर जाएगा, इसका नाम है एसिटाइल ग्रुप, बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिसमें कार्बन की संख्या 2 है। और देखो, ये CO2 कहां से आ गया, वो यहां से निकल के आ गया, हाइड्रोजन इसके पास चला गया, फाइनल हमें प्रोडक्ट ये मिल गया। मतलब फाइनल प्रोडक्ट में क्या देखना है, पायरुविक एसिड विल कन्वर्ट इनटू 2 कार्बन कंपाउंड, दैट इज नोन एज, बस ये फाइनल चीज है। पायरुविक एसिड का अब कन्वर्जन किसमें हो गया है, एसिटाइल कोएंजाइम ए।
चूंकि 2 मॉलिक्यूल थे तो कितने एसिटाइल कोएंजाइम में बने? 2। चूंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड थे तो कितने CO2 निकले? इसीलिए एक पायरुविक एसिड से ये हाइड्रोजन निकला तो 2 पायरुविक एसिड से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो कितने NADH बनेंगे? 2। समझ आ गई बात? कहीं रटना है नहीं। ये हो गया। और ये रिएक्शन को लिंक रिएक्शन इसलिए कहते हैं बिकॉज इट कनेक्ट्स द ग्लाइकोलाइसिस टू द क्रेब्स साइकिल। अच्छा, इसमें इनडायरेक्ट एनर्जी मिलेगी, डायरेक्ट कहां मिली? इनडायरेक्ट एनर्जी, डायरेक्ट एनर्जी कहीं मिली नहीं। ये कैसी एनर्जी है? इनडायरेक्ट एनर्जी की डायरेक्ट एनर्जी? तो डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती। और हमने जो कमिट किया था, क्या कमिट किया था? हम लोगों ने कमिट किया था हाइड्रोजन निकालेंगे तो किसी ना किसी हाइड्रोजन एक्सेप्टर को देंगे। ये रहा हाइड्रोजन एक्सेप्टर, तो इनडायरेक्ट एनर्जी मिलेगी, डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलने वाली अभी। समझ आई बात? नोट डाउन जल्दी करिए। यहां कंफ्यूज होने की बात नहीं है। देखो, हाइड्रोजन निकाला इसने, मानते हैं डीहाइड्रोजनेज है तो हाइड्रोजन निकालेगा यही, इस पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन निकालेगा यही। लेकिन हाइड्रोजन किसी भी कंपाउंड से, केमिस्ट्री का नियम लगाओ, किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन निकलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। इसीलिए यहां नाम पड़ा ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। समझ आई बात? तो जैसा कि शुरुआत में हम लोग ने पढ़ा था कि पायरुविक एसिड से बारी बारी ऑक्सीजन निकालना है, तो हमने देखिए पहले ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकालना है। ये वाला हाइड्रोजन पहले हमने निकाल लिया है, बाकी के हाइड्रोजन हम आगे निकालेंगे। किस रिएक्शन में? अगली रिएक्शन में। अगली रिएक्शन का नाम क्रेब्स साइकिल। ये भी कहां चलेगी? मैट्रिक्स में। बढ़े आगे। बताओ, लिंक रिएक्शन का दूसरा नाम ऑक्सीडेटिव क्यों बोला गया? हाइड्रोजन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इससे वर्ड आया ऑक्सीडेटिव। डी कार्बोक्सिलेशन क्यों बोला गया? CO2 भी निकल रहा है। इस कंपाउंड का नाम क्या है? एसिटाइल। किसके साथ जुड़ गया? कोएंजाइम में। क्या बन गया? एसिटाइल कोएंजाइम में। कितने कार्बन का कंपाउंड है? इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ रहे हैं, बढ़े आगे। बढ़े। अब हमारे पास क्या आउटपुट आया? हमारे पास ये आउटपुट आया, मैं आपको समरी बता रहा हूं। लिंक रिएक्शन की समरी ये है। पायरुविक एसिड नाउ कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, प्लस क्या निकला? प्लस CO2 निकला। प्लस क्या बना? NADH2। चूंकि हमारे पास इसके 2 मॉलिक्यूल थे तो हर चीज डबल कर दो। 2 एसिटाइल, 2 CO2, 2 NADH2। बोलो सही है कि नहीं? क्लियर है? यही है ना समरी पूरी? ये पूरी समरी है, आपने अभी देखा। ये हमारे पास समरी आ गई पूरी। क्लियर? ये पूरी समरी हमारे सामने आ गई है। ये समरी हमारे पास आ गई है फाइनली। अब हम क्या करेंगे? इस कंपाउंड को, जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है, इसको स्टार्ट्स, क्या स्टार्ट करेगा? क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करेगा कहां पे? इन मैट्रिक्स, इन 10 स्टेप। कितने स्टेप में होती है? 10 स्टेप। इन 10 स्टेप्स। मैट्रिक्स में ही होगी, 10 चरणों में होगी। एंड ईच स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। ईच स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। अच्छा, एक बात बताओ, इसमें कितने कार्बन है? तो एक क्रेब्स साइकिल में 2 CO2 निकलेगी। भाई 2 ही कार्बन है तो 2 ही मैक्सिमम हाइड्रोजन निकालने के बाद बचेंगे। तो क्या होगा? रिलीज 2 मॉलिक्यूल ऑफ
CO2, यहां पे लिख देते हैं बाई एसिटाइल कोएंजाइम, बाई एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्योंकि ये 2 कार्बन का कंपाउंड था तो 2 ही तो निकलेंगे CO2। बोलो सही है। और यहां पे 2 तरह की ऊर्जा निकलेगी, ज्यादातर इनडायरेक्ट, थोड़ी बहुत डायरेक्ट। या रिलीज ऑफ एक निकलेगी FADS2 और एक निकलेगी NADS2 और कुछ निकलेगा GTP, उसी को बोलते हैं ATP। GTP कुछ और नहीं है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन की जगह क्या आ गया? गुआनोसिन, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, GTP। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कभी कभी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दोनों एक ही चीज है, डायरेक्ट एनर्जी है, दोनों डायरेक्ट एनर्जी है, ध्यान देने की बात है। तो बताओ क्या क्या सीखे? क्रेब्स साइकिल कहां चलने जा रही है? मैट्रिक्स में कितने स्टेप में होगी? हर एक स्टेप को कैसे कैटेलाइज करेंगे? एंजाइम्स द्वारा। कितने मॉलिक्यूल CO2 निकलेंगे? क्यों 2 से ज्यादा क्यों नहीं निकल सकते? सर जो कंपाउंड आ रहा है उसमें 2 ही कार्बन है तो ज्यादा कहां से निकाल देंगे? बोलो। अगर आप 4 कार्बन वाला कंपाउंड मुझे दो तो मैक्सिमम कितने CO2 निकाल सकता हूं? 4 ही। अगर 10 कार्बन वाला दो तो मैं कितने CO2 निकाल सकता हूं? 10। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 2 कार्बन का कंपाउंड लाए हो तो 2 ही तो CO2 निकलेगी, राइट? अच्छा, और कितने टाइप की ऊर्जा निकलेगी? 2 टाइप की। इनडायरेक्ट ऊर्जा का नाम जानते हो आप? बोलो इनडायरेक्ट ऊर्जा का नाम। हाँ, और डायरेक्ट ऊर्जा का नाम ATP या GTP। इज दैट क्लियर? अब डिटेल ऑफ क्रेब्स साइकिल हम पढ़ने जा रहे हैं। डिटेल ऑफ क्रेब्स साइकिल अब हम करने जा रहे हैं। डिटेल ऑफ क्रेब्स साइकिल, डिटेल ऑफ क्रेब्स साइकिल, डिटेल, थोड़ी डिटेल में चल रहे हैं। क्रेब्स साइकिल का नाम क्रेब्स साइकिल इसलिए पढ़ा होगा क्योंकि आप अच्छे से जानते हो, बिकॉज डिस्कवर्ड बाय, किसी साइंटिस्ट ने खोजा होगा जिसके नाम में क्रेब्स आता है। डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रैब। इसका दूसरा नाम होता है ऑल्सो नोन एज TCA साइकिल। TCA साइकिल क्यों बोलते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्यों ये सब नाम क्यों आ रहे हैं अभी पता चल जाएगा। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, तो TCA आ गया। TCA और सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है ना? और समझने के लिए, हालांकि ये कोई वो बुक वाला वर्ड नहीं है, अपना वाला वर्ड है। समझने के लिए C6 साइकिल बोलो, समझने के लिए, समझने के लिए C6 साइकिल बोलो, क्योंकि पहले स्टेबल प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या 6 होगी, ठीक है ना? चूंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, कहां चलेगी ये पहले बता चुका था, मैट्रिक्स में, इन मैट्रिक्स। अच्छा, और 10 स्टेप में होगी, बता चुका हूं। ऑक्सीजन का यूज नहीं होगा, CO2 निकलेगा, कितना निकलेगा बता चुका हूं। एनर्जी 2 तरह की निकलेगी, क्लियर कर चुका हूं, ठीक है ना? और लास्ट प्रोडक्ट से फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, यहां लिख देते हैं। चूंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है तो लास्ट प्रोडक्ट से फर्स्ट प्रोडक्ट दोबारा बनना चाहिए। लास्ट प्रोडक्ट से फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, ये बात ध्यान देना आप, ये इंपॉर्टेंट बात है कि लास्ट प्रोडक्ट से फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, तभी तो साइक्लिक प्रोसेस है, कंप्लीट चले, कंप्लीट रहेगी, बिकॉज साइक्लिक प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट बात यह है, एक एसिटाइल से स्टार्ट होगी, एसिटाइल से ये साइकिल स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? एसिटाइल। एक एसिटाइल
कोएंजाइम ए से एक क्रेब्स साइकिल चलती है। एक एसिटाइल से एक चलेगी तो कितने एसिटाइल है? दो, तो 2 बार चलाना पड़ेगा, राइट। पहले एक सीख जाए, डबल करना तो आता ही है, डबल करने में क्या दिक्कत है? अब देखो एक बात याद रखना, एसिटाइल कोएंजाइम ए है। मैं पहले एक मॉलिक्यूल की बात करूंगा, 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है। ये एंटर किया कहां पे? क्रेब्स साइकिल में, जो कि मैट्रिक्स में चल रही है। ये बनाता है सिट्रिक एसिड, ये बनाता है सिट्रिक एसिड, जिसमें कार्बन की संख्या 6 होती है, इसलिए मैंने इसको C6 साइकिल भी कहा था समझने के लिए। हालांकि ये कोई लीगल या टेक्निकल वर्ड नहीं है, ये दिमाग में बैठिए कि पहले कंपाउंड में 6 कार्बन है, ठीक है ना। इसके लिए चाहिए यहां पर एक एंजाइम, ठीक है ना। एंजाइम का नाम है सिट्रेट, जो बना रहे हो वो वाला सिट्रेट, और जो बनाना चाहते हो उसके लिए सिंथेस, सिट्रेट सिंथेस, सिट्रेट सिंथेस नाम का एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है जो दिमाग में बिठा लेनी चाहिए, ये कितने कार्बन है और ये कितने कार्बन है? 6 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन की आवश्यकता होगी तभी तो 6 कार्बन बनेगा। तो 4 कार्बन मिलेंगे कहां से? लास्ट प्रोडक्ट से। बोला था साइक्लिक प्रोसेस है, लास्ट प्रोडक्ट मिलेंगे इसे। ये लास्ट प्रोडक्ट का नाम है OAA, नाम जानते हो, ऑक्सैलो एस्टिक एसिड, ऑक्सैलो एस्टिक एसिड, दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट। ये देखो 4 कार्बन लेके आया, ये 4 कार्बन लेके आया। अब 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन, ये एंजाइम क्या बन गया? सिट्रिक एसिड। बोलो, और ये है क्या? दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। अभी देखना लास्ट में बनेगा, लास्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। ये देखो क्रेब्स साइकिल का लास्ट प्रोडक्ट है, क्रेब्स साइकिल का लास्ट प्रोडक्ट है, और यही देखो फर्स्ट प्रोडक्ट बना रहा है। दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, ये है फर्स्ट प्रोडक्ट। चूंकि इसमें पहला प्रोडक्ट बन रहा है सिट्रिक एसिड, इसलिए इसका नाम पड़ा था सिट्रिक एसिड साइकिल, याद आया। और इसी सिट्रिक एसिड में 6 कार्बन थे तो C6 साइकिल हमने पढ़ा, और इसमें इतने COH ग्रुप है, 1 2 3, तो 3 है। 3 कौन से ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो क्या बोलेंगे? TCA साइकिल। अब समझ में आया TCA क्यों बोला गया? 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड का ये ग्रुप है, इसलिए नाम पड़ा सिट्रिक एसिड साइकिल। बताओ सिट्रिक एसिड में कितने कार्बन? इसलिए C6 साइकिल बोला हमने। चूंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बना, इसलिए इसका नाम पड़ा सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या पड़ा? सिट्रिक एसिड साइकिल। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और इसमें COH की संख्या कितनी है? 3, COH की संख्या 3 है, इसलिए नाम क्या पड़ा? TCA साइकिल। TCA का पूरा नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। बोलो क्लियर है? बताओ इसको TCA साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर जो पहला स्टेबल कंपाउंड बना है उसमें COH की संख्या, तो TCA कहने में कोई बुराई। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बना। C6 साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या 6। बोलो सही है ना। हालांकि C6 कोई लीगल वर्ड नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं। पहला प्रोडक्ट ये रहा, एंजाइम ये उपयोग में आया, एसिटाइल ग्रुप इसके साथ जुड़ गया, ये बन गया। अब देखो इसके आगे क्या, ये वापस से ये बनाना चाहिए ना, ये वापस से बनाना चाहिए। तो मेरे पास एक हिंट है, मेरे पास एक हिंट है, मैं लिख देता हूं, देखना ध्यान देना, अपने आप ये बन जाएगा। नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। फार्मूला है C6, बोलो जरा साथ साथ बोलना, IO अल्फा। पहले क्या बोला मैंने, फिर क्या बोला? हाँ, तो C6IO अल्फा। जिस लय में मैं बोल रहा हूं उसी लय में बोलना है। पहला C6, दूसरा फिर S स्क्वायर, क्या बोलोगे? S स्क्वायर, और फिर बोलना FMO। क्या बोलोगे? FMO। जरा एक बार बोलो, S स्क्वायर
FMO। अब बताओ क्या है फार्मूला? C इज IO अल्फा S स्क्वायर FMO। फिर से बोलो एक बार, IO अल्फा S स्क्वायर FMO। सिट्रिक एसिड साइकिल खत्म हो गई। देखो कैसे, पहला कंपाउंड क्या बना? सिट्रिक एसिड। दूसरा कंपाउंड बना सिस एकोनिटिक एसिड। तीसरा कंपाउंड बना आइसोसिट्रिक एसिड। ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। सक्सिनिल कोएंजाइम ए, फिर सक्सिनिक एसिड, फिर फ्यूमेरिक एसिड, और फिर मैलिक एसिड, और लास्ट वाला आप जानते हो ऑक्सैलो एस्टिक एसिड। अब सुनना मेरी बात, ध्यान से सुन लेना, भी याद हो जाएगा सब। अल्फा वाले को ऐसे कर लो, इसमें स्पेशल वर्ड कौन सा है? अल्फा। तो अल्फा जो स्पेशल है ना उसके आगे लिख लो 5C, 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। ऊपर वाले सारे 6 कार्बन के हैं और नीचे वाले सारे 4 कार्बन के हैं। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी तय हो जाएगा, बोलेगा बताओ इसमें कितने कार्बन है, जल्दी बताओ। इसमें 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 हो गया, एक काम हो गया। और एक बात और समझ में आ रही है, सर 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 6 से 5 तभी बनेंगे, CO2 निकला। 5 से 4 तभी बनेंगे, CO2 निकला। बताओ एक क्रैब साइकिल में कितने CO2 निकलते हैं? 2 निकल रहे हैं। देख लो कहां कहां CO2 निकले, समझ में आ गया? बताओ कहां कहां निकले। जब ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड अल्फा कीटो में बदलेगा एक तब निकलेगा, और एक जब अल्फा बदलेगा सक्सिनिल को एंजाइम में एक तब निकलेगा। और फार्मूला हमें साफ बता रहा है हर चीज, फार्मूला में हर चीज बता रहा है। और दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट। याद आया? ये लास्ट प्रोडक्ट था कि नहीं था? इसी 4 कार्बन से जब हमारा ये 2 कार्बन जुड़ा था, इसके 4 कार्बन से जब हमारा ये 2 कार्बन जुड़ा था तो फर्स्ट प्रोडक्ट बना था जिसमें कितने कार्बन थे? 6 कार्बन। जरा देखो ये लास्ट, ठीक है ना? यहां लिख देते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन? 2। तो ये लास्ट उठाओ, यहां से लास्ट उठाओ, इसको 2, ये प्लस ये 4 और 2 6, और ये पहला प्रोडक्ट बन गया। बोलो साइक्लिक प्रोसेस है कि नॉन साइक्लिक? इससे ये बना, 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 और इससे ये बन गया। फिर से देखो साइक्लिक प्रोसेस है कि नॉन साइक्लिक? साइक्लिक प्रोसेस है, साफ दिख रहा है, कहीं रटना नहीं पड़ा। लास्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट के कारण ही इस साइकिल का नाम पड़ा सिट्रिक एसिड साइकिल। इसमें कितने COH ग्रुप थे तो नाम क्या पड़ा? TCA साइकिल। अब देखो सब कुछ क्लियर हो गया। TCA साइकिल बोलो कितने स्टेप में होता है? 10 स्टेप। हर स्टेप के लिए एंजाइम चाहिए जो हमें याद नहीं करना, हमें याद नहीं करना। बताओ 6 कार्बन के कंपाउंड क्लियर, 5 कार्बन के कंपाउंड क्लियर, CO2 कहां से निकलती, कितनी निकलती, क्लियर, ठीक है ना? और साइकिल स्टार्ट किसने किया? एसिटाइल कोएंजाइम ने। लेकिन 4 कार्बन ये और 2 कार्बन ये और 4 कार्बन ये, बन गया 6 कार्बन का कंपाउंड। और एंजाइम चाहिए था यहीं पे सिट्रेट सिंथेज। याद आया? कौन सा एंजाइम अभी हमने लिखा था? सिट्रेट सिंथेज, यही वाली तो स्टेप अभी लिखी थी। ये देखो समझ आ गई बात? ये देखो पूरी साइकिल समझ में आ गई, क्लियर? CO2 कहां से निकलेगा समझ में आ गया। अब एनर्जी कहां कहां से निकलेगी ये बता दें तो ये साइकिल खत्म। एनर्जी कहां से निकलेगी, एनर्जी रिलीज कहां कहां से होगा? 2 प्रकार का होगा, ये तो तय है। फार्मूला है IS मेरे साथ साथ, कौन? IS मेरे साथ साथ, IS मेरे साथ साथ। बताओ IS सुना है ना? IS मेरे साथ साथ। I के बाद निकलेगी, देखो I के बाद, यहां लिख रहे हैं I के बाद, यानी I क्या था जरा देखो,
आइसोसिट्रिक एसिड के बाद, बोलो याद रहेगा। आई के बाद समझ जाओगे ना आई क्या है। अच्छा ए के बाद निकलेगी, सर ए क्या था, ए था अल्फा, ए अल्फा को ए से स्टार्ट करते हैं, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया शॉर्टकट में, हालांकि ए से स्टार्ट होगा। अल्फा के बाद, अल्फा के बाद, क्योंकि अल्फा में ए आता है, बोलो अल्फा की स्पेलिंग कहां से स्टार्ट होती है, ए के बाद, और कहां से निकलेगी, एस के बाद। एस कौन सा सर, यहां तो दो एस थे, कौन से एस के बाद, देखो ये जो दो एस हैं ये साथ साथ रहे, इनको साथ साथ रखो, तो कहां से निकलेगी, यहां से सक्सिनिक एसिड के बाद। सक्सिनिक लिख दूं, पूरा लिख देते हूं, सक्सिनिक एसिड के बाद, आई के बाद यानी आइसोसिट्रिक एसिड के बाद, अल्फा कीटोन के बाद, सक्सिनिक एसिड के बाद, और एम से अब तो बता ही दो, अब आप बताओगे, मैलिक एसिड के बाद। ठीक है ना, और साथ साथ तो ऐसे नहीं लगना, इनको साथ साथ रखना है, इनको अलग मत करना, साथ साथ ही रखना, तो इनके बीच में एनर्जी लगना निकलेगी, यहां पे निकलेगी, इन दोनों के बीच में, यहां पे बिटवीन सक्सिनिल कोएंजाइम एंड सक्सिनिक एसिड, यानी यहां सक्सिनिल कोएंजाइम ए व सक्सिनिक एसिड के क्या बोले बीच, बोलो भाई सक्सिनिक एसिड के बीच में। अब सवाल ये उठता है कहां कौन सी ऊर्जा निकलेगी, तो मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं, एक मिनट रुकना, कहां कौन सी ऊर्जा निकलेगी ये मैं आपको बताता हूं। देखो इसके बाद निकलेगी, देखो ये पहले जो स्पेशल चीज है उसको एस कर लो, एस एस को हाईलाइट कर लो, ये स्पेशल है। तो जहां जहां स्पेशल नहीं है वहां नॉर्मल चीजें, बोलो जहां स्पेशल चीज नहीं है वहां, अरे दो तरह की चाय आती है, कहते कौन सी चाय दो, नॉर्मल वाली दो यार, कहते कौन सी दो, स्पेशल वाली दो, मलाई मार के, बोलते भी पब्लिक पब्लिक उल्टे बोलती, मलाई मार के दो, मलाई मार देगा आपकी, केवल चाय पकड़ा देगा, सही है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ नॉर्मल वाली एनर्जी मिल रही है कि स्पेशल वाली, जल्दी बोलो, है ना। देखो नॉर्मल वाली एन से स्टार्ट होगी, NaDH2 मिली, यहां पे भी NaDH2 मिली, लेकिन इसके बाद जो मिल रही है वो स्पेशल वाली मिलेगी, इसके बाद मिलेगी स्पेशल वाली, अभी तक हमने ये वाली नहीं पढ़ी थी, FADH2 स्पेशल है, फिर यहाँ पे फिर नॉर्मल वाली, क्योंकि इसमें तो ये वर्ड स्पेशल है, बाकी वर्ड थोड़ा स्पेशल है, तो यहाँ पे कौन सी वाली, बोलो जल्दी बोलो, NaDH2 वाली, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे साथ साथ के बीच में डायरेक्ट एटीपी मिलती है, डायरेक्ट एटीपी, तो यहाँ पे बोल दें इन दोनों के बीच में डायरेक्ट एटीपी मिलती है, डायरेक्ट एटीपी या जीटीपी, एटीपी का और क्या बोल रहे हैं यहाँ, जीटीपी मिलती है, या लिखा है या तो एटीपी निकलेगी या तो जीटीपी मिलेगी, समझ में आई बात। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से एक बार क्रेब्स साइकिल चली, और जब एक बार क्रेब्स साइकिल चलेगी तो अपने को कुल कितनी ऊर्जा मिलेगी, मैं यहां लिख दे रहा हूं, अपने को कुल कितनी ऊर्जा मिलेगी बताओ, 1 2 3 तो NaDH2 मिला, 3 मॉलिक्यूल NaDH2 मिला, और 1 मॉलिक्यूल FADH2 मिला, और 1 मॉलिक्यूल जीटीपी नहीं दिया हो तो एटीपी, एक ही चीज है ना दोनों, बस एडिनोसिन गुआनोसिन है ना, एडिनोसिन की जगह गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये हमें 1 मॉलिक्यूल का वो मिला प्रोडक्ट, राइट। कितनी CO2 निकली, अरे कितने कार्बन थे, तो 2 CO2 निकली थी कि नहीं निकली थी, और यहाँ पे ये तो एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए CO2 नहीं लिख रहे थे, CO2 पहले ही बता चुके हैं, ये देखो ना CO2 कितनी निकली, हाँ प्लस प्लस लिख दे रहे हैं, प्लस 2 मॉलिक्यूल CO2 निकली,
ये मिली। अब यहाँ पे एक बात और बता देना चाहते हैं, चूंकि हमने क्या देखा था, एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड और 2 पायरुविक एसिड से कितने एसिटाइल को एंजाइम है, 2 एसिटाइल को एंजाइम है, तो कितनी बार क्रेब्स साइकिल चलेगी, 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगी, तो एनर्जी भी तो डबल मिलेगी। तो एनर्जी कितनी मिलेगी जरा बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी एनर्जी बताना, जल्दी जल्दी बताते, डबल करते जाओ, बस कुछ नहीं करना है। 3 का उल्ट, ये 3 की जगह 6, ये 2, ये 2, जल्दी करो, यहां लिखो 6 NaDH2 मिलेंगे प्लस 2 FADH2 मिलेगा प्लस 2 GTP या ATP मिलेगा, ये लो, और यहां लिख दे प्लस 2 साइकिल की बात करें तो 4 CO2 निकलेगा। बोलो क्लियर हुआ, बोलो हुआ कि नहीं। ये हो गई आपकी कौन सी साइकिल खत्म, ये क्रेब्स साइकिल खत्म हो गई। समझ आई बात, इंपॉर्टेंट बात समझ आई, क्लियर है, ये नोट कर लिया था, करिए नोट फटाफट। यानी ये सारे हो गए आपके, ये साइकिल पूरी कवर हो गई और ये आपका लास्ट पेज हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्रेब्स साइकिल यहाँ पे खत्म होती है, इसके आगे का कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे।